इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन साधारण बैटरी पर चलने वाली एक ऐसी मशीन है जो वोटिंग के दौरान डाले गए वोटों को रिकॉर्ड करने के साथ साथ उनकी गिनती भी करती है। इस मशीन को भारत में मतदान प्रक्रिया को आसान, सटीक, सुरक्षित और विश्वसनीय बनाने के उद्देश्य से डिजाइन किया गया है। एक ईवीएम, कंट्रोल यूनिट, बैलेटिंग यूनिट और वीवीपैट समेत 3 हिस्सों से बनी होती है। इसकी कंट्रोल यूनिट और बैलेटिंग यूनिट लगभग 5 मीटर लंबी तार से जुड़ी होती है। ईवीएम की कंट्रोल यूनिट मतदान अधिकारी के पास रहती है, जबकि इसकी बैलेटिंग यूनिट को एक अलग वोटिंग कंपार्टमेंट के अंदर रखा जाता है। वोटर की पहचान सत्यापित करने के बाद मतदान अधिकारी कंट्रोल यूनिट पर बैलेट बटन दबाता है, जिसके बाद वोटर वोटिंग कंपार्टमेंट में अपने पसंदीदा उम्मीदवार को वोट डाल सकता है। ईवीएम की डिजाइनिंग और मैन्युफैक्चरिंग भी भारत में ही की जाती है। भारतीय चुनाव आयोग ने इस मशीन के निर्माण के लिए 2 सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड और इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड को अधिकृत किया है। ये दोनों पीएसयू चुनाव आयोग द्वारा ईवीएम के मूल्यांकन के लिए बनाई गई टेक्निकल एक्सपर्ट कमेटी के मार्गदर्शन में भी सहयोग करते हैं। भारतीय चुनाव आयोग इन कंपनियों के सहयोग से भारत के लिए ईवीएम बनाने के अलावा केन्या, नामीबिया, नेपाल, भूटान और एशिया और अफ्रीका के कुछ अन्य देशों के लिए भी इन मशीनों का निर्माण करता है। भारत में ईवीएम से पहले पेपर बैलेट यानी मतपत्रों के जरिए वोट डाले जाते थे। यहाँ पर वोटिंग के लिए मशीन इस्तेमाल करने का विचार सबसे पहले 1977 में श्यामलाल शक्कर के द्वारा दिया गया। श्यामलाल शक्कर ने 1977 से लेकर 1982 तक भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में काम किया था। इन्होंने चुनाव के लिए मशीन का इस्तेमाल करने का सुझाव कई कारणों से दिया था। एक तो ये भारत के चीफ इलेक्शन कमिश्नर बनने से पहले लोकसभा सचिवालय में काम कर चुके थे, जहां पर इन्होंने सदन की कार्यवाही के दौरान इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग का इस्तेमाल होते देखा था। यहाँ के इस अनुभव ने उन्हें ये विश्वास दिलाया कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग का इस्तेमाल आम चुनाव में सुविधाजनक हो सकता है। दूसरा मुद्दा बूथ कैप्चरिंग थी, जिसने इन्हें बदलाव के लिए काफी ज्यादा प्रेरित किया। बूथ कैप्चरिंग में कुछ हथियारबंद लोग मतदान केंद्र को अपने कब्जे में ले लेते थे। उसके बाद वो या तो मतपत्रों और मतपेटियों को नष्ट कर देते थे या फिर अपने पसंदीदा उम्मीदवार के पक्ष में मतपेटी में वोट भर देते थे। भारत में पहली बार दूसरे आम चुनाव के दौरान बूथ कैप्चरिंग की कुछ घटनाएं सामने आई थी। उसके बाद 70 और 80 के दशक में बूथ कैप्चरिंग के मामलों में कई गुना बढ़ोतरी हो गई थी। एसएल शक्कर की चीफ इलेक्शन कमिश्नर के पद पर नियुक्ति के कुछ महीनों के बाद ही 1977 के आम चुनाव में 29 संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों में जबरन मतपत्र भरवाए गए थे। इसके अलावा कुछ अन्य समस्याएं जैसे इनवैलिड वोट्स, फर्जी मतदान, मतपत्रों की प्रिंटिंग, स्टील की मतपेटियों का प्रोडक्शन, ढुलाई और रखरखाव, वोटों की मैनुअल काउंटिंग और कुछ अन्य समस्याओं ने इन्हें मतदान प्रक्रिया के लिए इलेक्ट्रॉनिक विकल्प ढूंढने के लिए प्रेरित किया था। साल 1977 में ही इन्होंने हैदराबाद में स्थित सरकारी क्षेत्र के उपक्रम इलेक्ट्रॉनिक कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड का दौरा किया। इन्होंने इस पीएसयू से चुनाव में वोटिंग के लिए इलेक्ट्रॉनिक गैजेट के इस्तेमाल करने की संभावना तलाशने का आग्रह किया था। इस पीएसयू ने 1979 में ईवीएम का शुरुआती मॉडल विकसित किया, जिसे 6 अगस्त 1980 में चुनाव आयोग के द्वारा अनेक राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के सामने प्रदर्शित किया गया। भारत में चुनाव में पहली बार ईवीएम का इस्तेमाल 1982 में किया गया था। इस साल केरल राज्य की परवूर विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव के दौरान 50 पोलिंग स्टेशंस पर बैलेटिंग यूनिट और कंट्रोल यूनिट वाली ईवीएम का इस्तेमाल किया गया था। इन चुनावों से प्राप्त परिणामों के आधार पर भारतीय चुनाव आयोग ने अपनी 1983 की वार्षिक रिपोर्ट में देश भर में ईवीएम का इस्तेमाल करने की सिफारिश की थी। लेकिन इस मशीन के इस्तेमाल को लेकर देश में कोई कानूनी प्रावधान न होने के कारण सुप्रीम कोर्ट ने 1984 में ईवीएम से हुए चुनाव को खारिज कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट के इस डिसीजन के बाद ईवीएम कार्यक्रम कुछ सालों तक ठंडे बस्ते में पड़ा रहा।
साल 1988 में संसद ने पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव एक्ट 1951 में संशोधन के माध्यम से एक नई धारा 61A को शामिल कर दिया था। इस धारा के माध्यम से भारतीय चुनाव आयोग को मतदान के लिए ईवीएम का इस्तेमाल करने की कानूनी शक्ति दी गई। ये संशोधन देश में 5 मार्च 1989 से प्रभावी हुआ। 1989 में रक्षा मंत्रालय के PSU भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ने चुनाव आयोग के सामने ईवीएम का एक एडवांस मॉडल प्रदर्शित किया था, जिसके बाद भारतीय चुनाव आयोग के द्वारा इस PSU को भी ECIL के साथ ईवीएम बनाने के लिए चयनित किया गया। फरवरी 1990 में भारत सरकार ने अनेक मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय और राज्य स्तर के राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों वाली एक चुनाव सुधार समिति गठित की थी। इस समिति को चुनाव में ईवीएम के इस्तेमाल को लेकर विचार करना था। इस कमेटी ने अपनी अंतिम रिपोर्ट में ईवीएम की जांच एक टेक्निकल एक्सपर्ट्स की कमेटी के द्वारा कराए जाने की सिफारिश सरकार से की थी। इस सिफारिश के बाद भारत सरकार ने इसी साल एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया था। इसकी अध्यक्षता DRDO के तत्कालीन अध्यक्ष प्रोफेसर S संपत को सौंप दी गई और भारत के प्रसिद्ध साइंटिस्ट प्रोफेसर PV इंद्रेशन, डॉक्टर C राव कसरवाड़ा और कुछ अन्य लोगों को इसका सदस्य नियुक्त किया गया। इस कमेटी ने अप्रैल 1990 में भारत सरकार को अपनी रिपोर्ट पेश की, जिसमें इन्होंने ईवीएम को टेक्निकली साउंड, सिक्योर और ट्रांसपेरेंट करार दिया था और भारत सरकार को बिना समय गंवाए चुनाव में ईवीएम का इस्तेमाल करने का सुझाव भी दिया था। इसके बावजूद भी राजनीतिक दलों में ईवीएम के इस्तेमाल को लेकर आम सहमति 1998 में बन पाई। इसी साल मध्य प्रदेश, राजस्थान और दिल्ली की 16 विधानसभा सीटों पर हुए चुनाव में ईवीएम का इस्तेमाल किया गया। 1999 में 46 संसदीय सीटों पर ईवीएम से चुनाव करवाए गए। बाद में फरवरी 2000 में हरियाणा विधानसभा चुनाव के दौरान 45 सीटों पर ईवीएम का इस्तेमाल किया गया। 2001 में तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल, केरल और पुडुचेरी में हुए विधानसभा चुनाव में सभी सीटों पर मतदान दर्ज करने के लिए ईवीएम इस्तेमाल की गई थी। उसके बाद से हर राज्य विधानसभा चुनाव में ईवीएम का इस्तेमाल हो रहा है। 2004 के आम चुनाव में सभी 543 संसदीय क्षेत्रों में ईवीएम के माध्यम से मतदान करवाया गया था। इस चुनाव में लगभग 10 लाख से अधिक ईवीएम का इस्तेमाल किया गया। साल 2013 में ईवीएम के माध्यम से होने वाली वोटिंग में ट्रांसपेरेंसी और विश्वसनीयता बनाए रखने के लिए भारतीय चुनाव आयोग ने ईवीएम में एक और यूनिट वीवीपैट को भी ऐड कर दिया था। 2006 से पहले की ईवीएम को M1 ईवीएम्स, 2006 से 2010 के बीच वाली ईवीएम को M2 ईवीएम और 2013 से बाद वाली ईवीएम को M3 ईवीएम के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, अब बात करते हैं ईवीएम के कुछ फीचर्स की। ईवीएम एक स्टैंड अलोन मशीन होती है जिसमें किसी भी तरह के ऑपरेटिंग सिस्टम का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। भारतीय चुनाव आयोग के द्वारा इस्तेमाल की जा रही एक ईवीएम मशीन अधिकतम 3840 वोटों को रिकॉर्ड कर सकती है। आमतौर पर भारत में एक मतदान केंद्र पर 1500 मतदाता ही वोट डालते हैं। उस हिसाब से ईवीएम में पर्याप्त संख्या में वोट डाले जा सकते हैं। ईवीएम की एक बैलेटिंग यूनिट में नोटा समेत 16 उम्मीदवारों के नाम दर्ज किए जा सकते हैं। अगर उम्मीदवारों की संख्या 16 से अधिक हो तो कंट्रोल यूनिट के साथ एक और बैलेटिंग यूनिट जोड़ी जा सकती है। इसी के अनुसार ऐसी 24 बैलेटिंग यूनिट एक साथ जोड़ी जा सकती है, जिसमें नोटा समेत अधिकतम 384 उम्मीदवारों के लिए मतदान करवाया जा सकता है। यह मशीन बैटरी द्वारा चलती है। इसको संचालन के लिए बिजली की जरूरत नहीं पड़ती है। एक ईवीएम 1 मिनट में अधिकतम 5 वोटों को दर्ज कर सकती है। इस मशीन में इस्तेमाल की जाने वाली माइक्रोचिप वन टाइम प्रोग्रामेबल होती है, जिसे ना तो पढ़ा जा सकता है और ना ही बदला जा सकता है। एक ईवीएम का इस्तेमाल कम से कम 15 सालों तक किया जा सकता है। मतदान होने के बाद ईवीएम की मेमोरी में स्वतः ही परिणाम स्टोर हो जाते हैं। जब आखिरी मतदाता वोट डाल चुका होता है तो इसके बाद कंट्रोल यूनिट का प्रभारी मशीन पर बने क्लोज बटन को दबा देता है, जिसके बाद ईवीएम में कोई भी वोट दर्ज नहीं हो सकता है।
दोस्तों, अगर बात करते हैं एक ईवीएम की कीमत की, तो भारत में ईवीएम की कीमत भारत सरकार द्वारा गठित प्राइस नेगोशिएशन कमेटी के द्वारा फाइनलाइज की जाती है। एक ईवीएम में कंट्रोल यूनिट, बैलेटिंग यूनिट और वीवीपैट शामिल होता है। इन तीनों की कीमत अलग अलग रहती है। चुनाव आयोग के अनुसार एक बैलेटिंग यूनिट की कीमत 7,990 रुपए, एक कंट्रोल यूनिट की कीमत 9,812 रुपए और एक वीवीपैट की कीमत 16,132 रुपए है। ईवीएम चुनाव प्रक्रिया को आसान, तेज, सुरक्षित और विश्वसनीय बनाती है। बैटरी पर चलने की वजह से इसका उपयोग उन क्षेत्रों में भी किया जा सकता है जहां पर बिजली नहीं होती है। ईवीएम ने इनवैलिड वोटों की संभावना को पूरी तरह से खत्म कर दिया है। मतपत्रों के माध्यम से होने वाली वोटिंग में इनवैलिड वोटों का अनुपात काफी अधिक रहता था। कई लोगों को तो मतपत्रों पर आवंटित जगहों पर स्टैंप लगाने में काफी ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ता था। भारतीय चुनाव आयोग के अनुसार एक निर्वाचन क्षेत्र में ईवीएम से पहले औसतन 2000 वोट इनवैलिड पाए जाते थे। इस मशीन ने बूथ कैप्चरिंग और फर्जी मतदान की समस्याओं को तकरीबन समाप्त कर दिया है। ईवीएम ने मतगणना को काफी तेज कर दिया है। मतगणना के लिए अब कम समय और मानव श्रम की जरूरत पड़ती है। ये पेपरलेस होने की वजह से पर्यावरण के लिए भी काफी ज्यादा फायदेमंद है। इन सभी खूबियों के बावजूद भी ईवीएम की विश्वसनीयता और पारदर्शिता को लेकर आलोचना होती रहती है। चुनाव हारने वाले राजनीतिक दल जीतने वाली पार्टी पर ईवीएम से छेड़छाड़ और मशीन को हैक करने का आरोप लगाते रहते हैं। क्या सच में ईवीएम को हैक करना मुमकिन है और इसमें छेड़छाड़ करने की कितनी संभावना बनी रहती है? इन दोनों सवालों के जवाब आपको अगली वीडियो में मिलने वाले हैं। तो तब तक आपसे विदा लेते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल सब्सक्राइब करें।